ओके, देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम क्या रहेगा, और ए चैप्टर एक्चुअली डी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन आता है, ये आपको सिलेबस का पार्ट है। तो इसका 80% क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रहेगा, ठीक है। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन सॉल्ट का। तो सॉल्ट का डिवीजन दो तरीके से करते हैं। वन ऑफ द डिवीजन का तरीका है, यहां से लिखना स्टार्ट करना है स्टूडेंट। नॉर्मल सॉल्ट, या इसी का सेकेंड नाम रहेगा न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, एंड बेसिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। ए वन ऑफ द कैटेगरी हो गया सॉल्ट को डिवाइड करने का। सेकेंड कैटेगरी है सॉल्ट को डिवाइड करने का सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग एक डिवीजन समझेंगे। नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, और बेसिक सॉल्ट। उसके बाद इस डिवीजन को समझेंगे, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। करेक्ट है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड में इससे 7 मार्क्स का वेटेज रहेगा मिनिमम, क्लास 12th बोर्ड में। और 70 मार्क्स का थ्योरी है, 7 to 8 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सर ये कैसे पता, तो आपको मैं डिवीजन का भेज दूंगा फोटो खींच के। केमिकल काइंड से कितना क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन से कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कितना आएगा, या प्योर इनऑर्गेनिक है तो वहाँ से कितना आएगा, और ऑर्गेनिक से 34 मार्क्स का मोटा मोटी आएगा। तो आपका थ्योरी में इस बार मैक्सिमम जो वेटेज रहेगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12th बोर्ड में रहेगा, ठीक है। और उस ऑर्गेनिक में आइसोमिज्म भी रहेगा, जहाँ से आइसोमिज्म क्लास 12th में आपको स्टीरियो आइसोमिज्म पढ़ना है। तो स्टीरियो में मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल जो भी रहेगा वहाँ से आ सकता है, और जहाँ से आपका नॉमेनक्लेचर तो कहीं से भी आ सकता है। तो ये हम लोग का पहला लेक्चर है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसका दूसरा नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अब हम लोग सॉल्ट का दो तरीके से डिवीजन कर रहे हैं, नॉर्मल सॉल्ट, जिसका दूसरा नाम क्या रहेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, राइट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। दूसरा डिवीजन रहेगा सॉल्ट का, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये जो डिवीजन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इन सॉल्ट एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ OH माइनस इन द सॉल्ट, करेक्ट है। और ये जो डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ एसिड रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। एक किसके बेसिस पे, ये हम लोग डिवीजन किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ, मैं सबका एग्जांपल लूंगा, ठीक है। इसको हटाएं, चलिए
यहां देखिए एवरीवन, ध्यान से सुनो भाई, H2SO4 में हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन? 2। मैक्सिमम कितना एसिडिक हाइड्रोजन है? H2SO4 का यही स्ट्रक्चर है, तो मैक्स ये दोनों, इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड, जो भी ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन रहेगा वो एसिडिक रहेगा। देन टोटल एसिडिक हाइड्रोजन कितना है? 2 है। NaOH का 1 मॉलिक्यूल में हाउ मेनी OH माइनस? 1। एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं पहले, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहां क्या बनेगा? NO2SO4 प्लस एसिड प्लस बेस बिकम सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस। अभी इस सॉल्ट में, यहां देखिएगा, इस सॉल्ट में क्या एसिडिक हाइड्रोजन है? यहां पे 2 था, दोनों का दोनों न्यूट्रलाइज होकर वाटर बन गया। इसमें OH माइनस है, क्या एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं, OH माइनस है। तो आज का तो वैसा सॉल्ट जिसमें ना ही एसिडिक हाइड्रोजन है और ना ही एसिडिक हाइड्रोजन है, ना ही हाइड्रोक्साइड है, OH माइनस है, तो उस टाइप के सॉल्ट को क्या बोलेंगे? नॉर्मल सॉल्ट। क्या बोलना है? नॉर्मल सॉल्ट। करेक्ट है। इसका मतलब सोडियम सल्फेट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? नॉर्मल। मैं लिखवा दूंगा स्टूडेंट, पहले एग्जाम्पल से पहले चीज़ों को समझिए। अब सपोज कीजिए कि हम लोग यहां पे अगेन H2SO4 लिए हुए हैं और हम लोग यहां पे इसके लिए चाहिए था कंप्लीट, यहां देखना है इसके 1 मॉलिक्यूल के लिए इसका कितना मॉलिक्यूल चाहिए? 2। तो 1:2 के रेशियो में लेना पड़ेगा। बट अगर 1:1 के रेशियो में लेते हैं तब क्या बनेगा? NaHSO4 प्लस व्हाट? H2O। इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं या सोडियम बाइसल्फेट। इस सॉल्ट में आपको सर्च करना है, इज देयर एनी एसिडिक हाइड्रोजन? दिस वन। करेक्ट है। इसका मतलब दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? एसिडिक सॉल्ट। दिस इज एग्जांपल ऑफ एसिडिक सॉल्ट। यहां देखिए, इस सॉल्ट में OH माइनस है या नहीं है? है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक क्या हो गया? नॉर्मल सॉल्ट। एक इसका एग्जाम्पल है एसिडिक सॉल्ट, और एक क्या हो गया? बेसिक सॉल्ट। करेक्ट है। इसको हटाएं। हो गया एवरीवन। इसका मतलब नॉर्मल सॉल्ट का डिफिनेशन अगर एक लाइन में लिखना रहेगा तो क्या लिखेगा? इफ एनी सॉल्ट डज नॉट हैव एसिडिक हाइड्रोजन
एज वेल एज OH माइनस। वैसा कोई भी सॉल्ट जिसमें ना क्या हो, ध्यान से सुनना है, किस सॉल्ट का नाम बोलेंगे, नॉर्मल सॉल्ट। वैसा कोई भी सॉल्ट जिसमें क्या नहीं रहेगा, एसिड हाइड्रोजन और बेसिक OH माइनस रहेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ही बेसिक ही बोल रहे हैं, राइट। आप यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं स्टूडेंट। मेरे डिफिनेशन में ये नहीं था कि इफ़ एनी सॉल्ट डज नॉट हैव हाइड्रोजन, नहीं समझे। हाइड्रोजन हो सकता है अगर वो एसिडिक नहीं है तो, राइट। तो हाइड्रोजन नहीं रहना चाहिए या एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रहना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रहना चाहिए, करेक्ट है। If any salt has acidic hydrogen, basic salt, if any salt has OH माइनस, सही है। इस एक ही सॉल्ट में एसिडिक हाइड्रोजन OH माइनस रहेगा ही नहीं, नहीं रहेगा। आग और पानी एक साथ रहेगा, नहीं रहेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, राइट। वैसे ही ऐसा हम लोग को मिलने का चांस कम है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिएगा, ओल्ड स्टूडेंट को तो डैम श्योर याद आ जाएगा। इसको दो बार मैं लिया था इस एग्जाम्पल को। आप लोग हाँ ना कुछ बोलते ही नहीं, कभी पुराने बच्चे तो बोल सकते हैं कि सर मिला है बहुत बार और बहुत इंपॉर्टेंट भी था, राइट। चलिए बोलो भाई, इसमें कितना एसिडिक हाइड्रोजन, इसमें 3, इसमें तो एक्चुअल में देखिए इसमें आपका कोई मिस्टेक नहीं है, हम लोग भी इसका रट्टा मारते हैं और आपको भी रटना पड़ेगा। इसमें कंप्लीट मार्क्स है स्ट्रक्चर जानने का, राइट। लेकिन इसके लिए जहाँ भी ए रहेगा, इसके लिए मैंने एक ट्रिक जरूर दिया था कि यहाँ भी H3 रहेगा और दिस 3 आर द, मैंने ये नहीं बोला कि ऑक्सी एसिड और फास्फोरस यही 3 होता है। H3PO4 इसका नाम क्या है, बोलो भाई, फॉस्फोरिक एसिड, बट एक्चुअली ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या है, फॉस्फोरिक एसिड 3 टाइप का, ऑर्थो, मेटा एंड पायरोफॉस्फोरिक एसिड, राइट। तो इसमें ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, बट अभी आप जानिए फॉस्फोरिक एसिड। इसमें ट्रिक दिया था कि जहाँ पे भी H3 रहेगा और वो ऑक्सी एसिड और फास्फोरस है, तो उसमें ट्रिक था कि जितना भी ऑक्सीजन का उसमें एक ऑक्सीजन को P डबल बॉन्ड O बना देना है। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बोर्ड के लिहाज से क्या बना देना है। अब बाकी ऑक्सीजन जो बचा रहेगा उसको OH बना देना है। तो यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन था, एक को क्या बना दिए, और तब कितना बचा, एक OH, और जितना बाकी हाइड्रोजन बचेगा उसको फास्फोरस से अटैच कर दीजिएगा, करेक्ट है। यहाँ भी सेम ट्रिक अप्लाई करना है रटने के लिए। क्या करना है, P डबल बॉन्ड O, 3 ऑक्सीजन में से कितना बचा, अब 2 को क्या बनाना है, OH, बाकी एक हाइड्रोजन बचा रहेगा, इसको अटैच कर दिया। यहाँ पे क्या करना है, सेम P डबल बॉन्ड O, OH एंड OH,
और अगर ऑक्सी एसिड है तो जो ऑक्सीजन से अटैच रहेगा उसी को हाइड्रोजन मानना, एसिडिक हाइड्रोजन मानना है। यहाँ देखो भाई, हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन से अटैच रहेगा तो ऑक्सीजन से कितना अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो 3 है, हाइड्रोजन 3 है, एसिडिक हाइड्रोजन कितना है, 1 है। समझे? वन है। यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 3, बट एसिडिक हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहां पे हाइड्रोजन 3 है, एसिडिक हाइड्रोजन कितना है, 3 है। ये लिख लीजिएगा उसको, यहां पे थोड़ा सा रिक्वायरमेंट होगा। हो गया यहां तक, इसको हटाएं। इसको हटाया जाए। बोलिए, एसिड प्लस बेस बिकम्स व्हाट, इस सॉल्ट का नाम क्या बोले, एसिडिक, बेसिक या नॉर्मल सॉल्ट। तो यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है बट वो हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। इसका पास हाइड्रोजन 3 था, आउट ऑफ 3 एसिडिक कितना था, आउट ऑफ 3 एसिडिक कितना था, 1, तो 1 तो न्यूट्रलाइज हो गया। 1 एसिडिक हाइड्रोजन, 1 H प्लस, कितना OH माइनस, 1 OH माइनस, न्यूट्रलाइज करके क्या बना देगा, वाटर। तो दिस वन लुक्स लाइक एसिडिक हाइड्रोजन बट एक्चुअली दिस एग्जांपल ऑफ, सॉरी, दिस वन लुक्स लाइक एसिडिक सॉल्ट बट दिस एग्जांपल ऑफ व्हाट, नॉर्मल सॉल्ट। दिस इज ओनली रीजन के मैंने डिफिनेशन में क्या बोला था, वैसा कोई भी सॉल्ट जिसमें ना ही एसिडिक हाइड्रोजन हो और ना ही OH माइनस हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है बट वो हाइड्रोजन एसिडिक नहीं था। आउट ऑफ 3 सिर्फ ओनली 1 एसिडिक था जो कि न्यूट्रलाइज हो गया। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, नॉर्मल सॉल्ट। समझे? ये आया हुआ है स्टूडेंट, क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है। सही है? इसमें वो सारे बच्चे फेल कर नहीं आंसर दे पाएंगे जिनको स्ट्रक्चर नहीं पता है, नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन नहीं पता हुआ है। H3PO3 बोला जाए, इसमें कितना एसिडिक हाइड्रोजन, 2 है। ओके, यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन कितना था, 2। यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 3, आउट ऑफ 3 2 एसिडिक है। यहां पे हाइड्रोजन कितना बचा हुआ है, 2। तो 2 में से एक एसिडिक डैम श्योर होगा, एक ही H प्लस यहां से गया है। इसका मतलब दिस एग्जांपल व्हाट, ये है एसिडिक सॉल्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन, 1। हाइड्रोजन 2 है बट एसिडिक कितना है, यहां देखिएगा, यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन कितना था, 3। यहां पे हाइड्रोजन बचा कितना, 1। हाइड्रोजन 3 है, एसिडिक 2 है। यहां पे हाइड्रोजन कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, राइट। और यहां पे कितना OH माइनस लेकर गए हैं, 2। तो 2OH माइनस 2H प्लस को न्यूट्रलाइज किया होगा। तो यहां पे अब जो भी हाइड्रोजन है वो एसिडिक है या एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन है बट एसिडिक। फास्फोरस से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है। ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक बोलेंगे। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, एसिडिक सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। लुक्स लाइक एसिडिक सॉल्ट बट एग्जांपल क्या है, नॉर्मल सॉल्ट। इसको हटाएं।
करेक्ट है ना? बोलो भाई, हटाया जाए? ओके, जल्दी से रिएक्शन लिखते रहिए। यहां पे क्या रहेगा? Na H2PO4 प्लस H2O। यहां पे क्या रहेगा? NO2H PO4 प्लस 2H2O। यहां पे क्या रहेगा? Na3PO4 प्लस 3H2O। चलिए, एक इसका एग्जाम्पल हो गया, नॉर्मल सॉल्ट। एक किसका एग्जाम्पल हो गया? एसिडिक सॉल्ट। इसको हटाएं। एक कौन सा एसिड? क्या है? कार्बोनिक एसिड। NaOH क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2O। एग्री? नहीं, इसको पहले लिख लेते हैं। H2CO3 होता है स्टूडेंट, सॉरी, H2CO3 होता है भाई। दिस द स्ट्रक्चर। और कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर ये होता है, सही है? ठीक है, बोलिए, यहां पे कितना एसिडिक हाइड्रोजन था? 2। यहां पे कितना बचा हुआ है? 1। तो इस सॉल्ट का नाम क्या है? बोलिए, एसिडिक सॉल्ट। नाम क्या है? एसिडिक सॉल्ट। करेक्ट है? इसका नाम क्या रहेगा? नॉर्मल सॉल्ट। करेक्ट है?
इसको हटाए, इसको हटाए। चलिए, इस इंफॉर्मेशन, इसका प्रूफ आपको मिलेगा आयनिक इक्विलिब्रियम में। मैं एक टॉपिक ही पढ़ाता हूँ लास्ट में, लास्ट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो वहाँ पे इसका प्रॉपर मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है। अभी के लिए आप लोग रट लो भाई, प्रूफ के लिए आयनिक का देखना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या लिखा, अ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ वीक बेस का अगर सॉल्ट है तो उसको अगर वाटर में डालते हैं तो उस सोल्यूशन में कैसा कैरेक्टर रहेगा, एसिडिक रहेगा। जो स्ट्रॉन्ग रहता है उसका कैरेक्टर आता है, जो स्ट्रॉन्ग रहता है उसका कैरेक्टर आता है। करेक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखिए, एवरीवन फर्स्ट क्वेश्चन, इसका नाम बोलिए, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट? मैं सिर्फ सॉल्ट का नाम पूछ रहा हूं, उसको बाटू डाल के बाटे, उसका सॉल्यूशन कैरेक्टर नहीं पूछ रहे हैं। दो सेंटेंस क्वेश्चन समझना भी बड़ा मुश्किल है भाई। पहला क्वेश्चन, नेम ऑफ दिस सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल, एसिडिक एंड बेसिक। नाम कौन सा सॉल्ट? नॉर्मल सॉल्ट, क्योंकि उसका डिफिनेशन में था एसिडिक हाइड्रोजन और OH माइनस अगर नहीं है तो नाम यही बोलना है। तो नाम क्या है? अब सेकेंड क्वेश्चन, इसको और वाटर में डिजॉल्व करेंगे, कहाँ पे? तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका कैरेक्टर क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन है। दोनों सेम बात रहा है, अलग अलग बात? सेकेंड क्वेश्चन रहेगा कैरेक्टर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तब क्या बोलना है? एसिडिक। सॉल्ट क्या है? नॉर्मल। तो नॉर्मल सॉल्ट का मतलब ये नहीं कि उसका एक्वा सॉल्यूशन भी नॉर्मल ही रहेगा। बस नाम है, तो नाम के लिए वो कैटेगरी बनाया गया है। करेक्ट। अब यहां देखिए, बोलो भाई, स्ट्रॉन्ग बेस जनरली किसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? अल्कली को। कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल 2, इसको वाटर में लेंगे तो मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन में रहता है, राइट? इसका मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है?
आयनिक का प्लेलिस्ट फाइल नहीं भी फॉलो करें उनके लिए मैं हेलो हाँ उनके लिए मैं एक थोड़ा सा शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव लगाने की ट्रिक दे देता हूँ। तो एक्चुअल में बिफोर डिजॉल्विंग कॉपर सल्फेट ए प्योर वाटर था। क्या था? तो प्योर वाटर होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या? जितना H प्लस उतना ही OH माइनस, जितना H प्लस उतना ही OH माइनस। इसका मतलब है कि बिफोर डिजॉल्विंग ये न्यूट्रल था, आफ्टर डिजॉल्विंग एसिडिक हो गया। तो क्या एसिडिक होने का मतलब इसमें H प्लस आ गया एक्स्ट्रा? एसिडिक का मतलब क्या? H प्लस ग्रेटर देन OH माइनस। बिफोर क्या था? बिफोर था H प्लस इक्वल टू व्हाट? OH माइनस। और आफ्टर क्या हो गया? ग्रेटर देन OH माइनस। बट ये अपने साथ हाइड्रोजन लेकर गया था क्या? नहीं। मतलब ये जाकर कुछ गड़बड़ किया। तो गड़बड़ एक क्या होगा कि जो H प्लस इक्वल टू OH माइनस जो सॉल्यूशन में था उस OH माइनस में से कुछ अपने पास रख लिया होगा और प्रेसिपिटेट कर गया होगा, राइट? उस वजह से इसका मतलब ये ज़्यादा हुआ, ज़्यादा आने से या इसका कम हो जाने से? इसका कम होने से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया है। ये तो क्वाइट ऑब्वियस है ना कि सपोज कीजिए कि आप जहाँ पे कोई आया और अपने साथ कुछ नहीं लेकर आया था और आकर यहाँ पे कुछ जनरेट किया, इसका मतलब यहाँ पे ही कुछ फंक्शन किया है, राइट? इसका मतलब बिफोर डिजॉल्विंग मेरा वाटर न्यूट्रल था, आफ्टर डिजॉल्विंग ये ज़्यादा हो गया। तो ये ज़्यादा होने के पीछे का मतलब है कि ये कम हो गया है, राइट? यहाँ पे जो ये था पहले उसका मात्रा क्या हो गया? कम हो गया। एग्री? एनीवे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो भाई। Cu कॉपर सल्फेट में यहां देखना है, इसको हटाया स्टूडेंट? किसी भी सॉल्ट में कटायन कहां से आता है? किसी भी सॉल्ट में कटायन कहां से आता है? मंगल ग्रह से थोड़े आएगा, बोले बेस से आता है। तो किसी भी सॉल्ट के कटायन को बोलेंगे बेसिक रेडिकल। आप तो थोड़ा बोला करो भाई, रिप्लाई तो करो। क्या बोलेंगे? और अनायन कहां से आता है? इसे क्या बोलना है? इसका मतलब आज के बाद किसी भी सॉल्ट के कटायन को बेसिक रेडिकल बोलना है और अनायन को क्या बोलना है? एसिड रेडिकल बोलना है। करेक्ट है? सही है? इसको हटाए। हो गया भाई? नहीं ये दो शब्द लिखने में कितना टाइम लीजिएगा? चलिए एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में कम से कम 3 क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, 2 से 3 क्वेश्चन। इतना इंपॉर्टेंट है। JEE मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको मजे लेके पढ़ेंगे अच्छे से। अब यहां देखना है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का कैरेक्टर क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन है। एकदम शॉर्टकट में जो लोग, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग आयनिक शायद फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक रहेगा। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में एसिडिक है। क्वेश्चन ये रहेगा कि एसिडिक कैरेक्टर Cu2 प्लस के वजह से हुआ या SO4 2 माइनस की वजह से हुआ? क्वेश्चन क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक होता है। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक सॉल्यूशन? तो जनरली मुझे लगता था ये आयनिक जो पढ़ेंगे उनको समझ में अच्छे से आ जाएगा। जनरली मुझे लगता था कि जो स्ट्रॉन्ग से आ रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है।
तो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक बोल रहे हैं? तो पूछा जाएगा कि एसिडिक, इसने अपने साथ H+ लेकर नहीं गया, तो दोनों में से कटायन और अनायन में से दोनों में से कोई एक जाकर कुछ मैकेनिज्म उल्टा पुल्टा किया है, देन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर? तो जनरली माइंड में क्या आएगा कि जो स्ट्रॉन्ग के पार्ट से आया है वो साथ एसिडिक किया है। होता उल्टा है स्टूडेंट। क्या होता है? इसका मतलब कि इसका एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो वीक से आया है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो वीक पार्ट से कौन आया था? यस। इसका मतलब Cu2+ आर रिस्पॉन्सिबल। किसी भी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो एसिड रेडिकल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। कौन रेडिकल रिस्पॉन्सिबल रहेगा? उल्टा वाला रिस्पॉन्सिबल रहता है। मैं आपके जगह पढ़ता तो ऐसे लिख देता, उल्टा वाला रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, तो यहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? Cu2+ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। एक मिनट ध्यान सुनिएगा। और जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसी के नाम पे, इसका मतलब है कि वाटर को ही इसने कुछ तोड़ा है, वाटर को ही तोड़कर H+ को ज्यादा किया है, तो जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसके नाम से बोलेंगे कि एक हाइड्रोलिसिस वाटर का हुआ। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? कटायन। तो बोलना है कटायनिक हाइड्रोलिसिस। इसका एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक है ड्यू टू कटायनिक हाइड्रोलिसिस, इस ऐसे नाम बोला जाता है। सही है। अब ये हाइड्रोलिसिस कैसे करता है, ये हो गया नीट तक के लिए ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए। ये कैसे फंक्शन करता है इसके लिए आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत कॉन्सेप्चुअल एक टॉपिक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। डैम श्योर जो फॉलो कीजिएगा मेरा वीडियो लेक्चर तो सब मिलेगा ही मिलेगा, वहाँ से प्रॉपर मैकेनिज्म समझाया हुआ है। ठीक है, इसको हटाएं। चलिए यहाँ देखिए, ये किसका सॉल्ट? ध्यान से सुनो भाई, H2CO3 इज वेरी वीक एसिड। क्या है? वीक एसिड है। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर नेम ऑफ दिस सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल, एसिडिक एंड बेसिक? इस सॉल्ट का नाम क्या? नॉर्मल सॉल्ट। करेक्ट। व्हेन दिस सॉल्ट पुटेड इन वाटर, तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा वो क्या रहेगा? तो अभी तो जस्ट पढ़ाया लिखवाया हूं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग। जो लिखवाते हैं उसको अप्लाई करना है स्टूडेंट, वहां देखकर ही तो आंसर दीजिएगा। बैठे रहने से थोड़े काम चलेगा भाई, वहां देखना है, रिप्लाई करना है। आप लोग इतना उदास क्यों हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है? कुछ तो अच्छा काम हो रहा होगा। कैसे क्लास करोगे भाई? ड्रीम किए हो कि NIT तक पहुंच जाना है, डॉक्टर बन जाना है। मुझे लगता है कि 10 दिन तो बड़ा कष्ट में गुजरेगा आपका। फर्स्ट 10 डेज 8 बजे से 5 बजे तक नॉन स्टॉप क्लास चलती है वहाँ पे, 8 to 5। यहाँ पे संडे को 8:50 से 12 तक ही क्लास में दाएं बाएं देख रहे हैं। हो गया? चलिए यहाँ देखिएगा, इसका एक्वा सॉल्यूशन क्या रहेगा? बेसिक रहेगा, राइट। बट बेसिक रहने के लिए कौन रेडिकल रिस्पॉन्सिबल रहेगा? एसिड रेडिकल। हु आर रिस्पॉन्सिबल? ड्यू टू CO3 2-, उल्टा वाला रिस्पॉन्सिबल रहता है। और जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसके नाम से बोलेंगे ड्यू टू विच कटायनिक या अनायनिक? अनायनिक हाइड्रोलिसिस।
समझ में आ गया? इसको हटाएं। इसको हटाया जाए। करेक्ट है? ओके सबसे पहले बोलिए व्हाट इज नेम ऑफ दिस सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल, एसिडिक एंड बेसिक। इस सॉल्ट का नाम क्या है? नाम है एसिडिक सॉल्ट। करेक्ट है? सबसे ज्यादा खराब कब लगेगा कि जैसा नाम हो रहा है उसका उल्टा काम कर रहे हैं। when it is put in water, aqueous solution of this acidic salt, एसिडिक सॉल्ट ही बोल रहे हैं भाई, नाम क्या था? जनरली दिमाग में क्या चलेगा कि नाम है एसिडिक सॉल्ट तो उसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक हो। नाम क्या है? बट इसका कटायन है Na+ और अनायन है दिस वन बाइकार्बोनेट आयन। दिस सॉल्ट, यहां देखिएगा, दिस सॉल्ट इज द combination of what? This salt is the salt of a strong base and weak acid. A strong base और weak acid का aqueous solution क्या होता है? इसका aqueous solution of this acidic salt, नाम जरूर बोलेंगे। This acidic salt is what? Basic। ये सबसे इंटरेस्टिंग था, यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस 99.9% था, क्योंकि नाम है एसिडिक सॉल्ट और aqueous solution क्या है? बेसिक है। तो नामकरण किसी और बेसिस पे किया गया है, राइट? बट उसका सोल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा वो देखने का तरीका, पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। याद रहेगा? ये ऑलरेडी पूछा हुआ है स्टूडेंट। देखो लोग कितना खतरनाक तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, खुद ही बोल देंगे एसिडिक सॉल्ट है, एक्वस सोल्यूशन का कैरेक्टर पूछेंगे तो बाकी बच्चे क्या बोलेंगे? बाकी कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे ना, नहीं जानते रहेंगे तो हंसते रहेंगे, नाम ही तो एसिडिक सॉल्ट बोल रहे हैं तो एसिडिक रहेगा, बट उसका मैकेनिज्म कुछ और था। बोलिए, कैरेक्टर रहेगा बेसिक, ये आपको मिलेगा वोल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, हाफ न्यूट्रलाइजेशन में, ठीक है, टाइट्रेशन जहाँ पे मिथाइल और फिनाप्थिलीन का बात करते हैं। एनीवे, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या है? बेसिक। तो अगर बेसिक कैरेक्टर है तो रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? बेसिक रेडिकल या एसिडिक रेडिकल? तो एसिडिक रेडिकल। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू अन एसिड रेडिकल। तो मुझे लगता है कि अब आपको इतना नॉलेज हो गया कि व्हाट द मीनिंग ऑफ कटायनिक हाइड्रोलिसिस, व्हाट द मीनिंग ऑफ अनायनिक हाइड्रोलिसिस। करेक्ट है? समझ में आ गया है ना? अगर कटायन रिस्पॉन्सिबल रहेगा तो बोलेंगे कटायनिक हाइड्रोलिसिस, अनायन रिस्पॉन्सिबल रहेगा तो बोलेंगे अनायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसको हटाएं। एक मिनट। अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ स्ट्रॉन्ग बेस, अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। ये रट लीजिए मेरे तरफ से एक पॉइंट, थर्ड पॉइंट यही था, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ salt of a strong acid and a strong base is neutral.
हो गया? यहां तक करेक्ट है? तो अब बोलिए, Na इस सॉल्ट का एक्वा सोल्यूशन क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। करेक्ट है? इसका मतलब यहां पे क्या बोलिएगा, कटायनिक हाइड्रोलिसिस, अनायनिक हाइड्रोलिसिस या देयर इज नो हाइड्रोलिसिस? अगर हाइड्रोलिसिस होगा ड्यू टू कटायन और अनायन तभी एसिडिक या बेसिक रहेगा। अगर न्यूट्रल का न्यूट्रल रह गया, बिफोर डिजॉल्विंग वाटर एंड बिफोर डिजॉल्विंग वाटर अगर वाटर न्यूट्रल है, आफ्टर डिजॉल्विंग वाटर तो कटायन और अनायन आकर कुछ गड़बड़ नहीं किया, तो क्या बोलेंगे? दिस द केस ऑफ नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है? अब यहां पे ये नहीं बोलना है कि कटायन अनायन है तो दोनों हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। अगर किसी भी सॉल्ट का एक्वा सोल्यूशन अगर न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रह गया, बिफोर डिजॉल्विंग आफ्टर डिजॉल्विंग न्यूट्रल से न्यूट्रल रह गया, तो दिस इज द केस ऑफ, दिस इज नॉट द केस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, दिस इज नॉट द केस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है? क्या बोले? यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, होता है मतलब फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए होता है, बट बाद में यस, मतलब अब इसका मैकेनिज्म आपको वहाँ बहुत बढ़िया से पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर समझ में आ जाएगा। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ लिखिए, type of salt on the basis of number of acid radical and basic radical। इससे पहले जो टाइप ऑफ सॉल्ट देख रहे थे वो क्या था? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ H प्लस एंड OH माइनस, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ H प्लस एंड, यहां पे किसके बेसिस पे? टाइप ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एसिड रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। इसमें सबसे पहला डिफिनेशन रहेगा स्टूडेंट, सिंपल सॉल्ट। अब यहां पे न्यूट्रल या नॉर्मल नहीं बोल रहे हैं, आप टर्म क्या यूज कर रहे हैं? सिंपल सॉल्ट। लिखिए, इफ एनी सॉल्ट हैज ओनली वन टाइप ऑफ बेसिक रेडिकल, इफ एनी सॉल्ट हैज ओनली वन टाइप ऑफ बेसिक रेडिकल एंड ओनली वन टाइप ऑफ एसिड रेडिकल, एग्जाम्पल के तौर पे बोलिए, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक रेडिकल? बेसिक रेडिकल यहां पे क्या है? बेसिक रेडिकल है Na प्लस, और एसिड रेडिकल Cl माइनस। तो दोनों का टाइप एक एक है, इसका मतलब NaCl इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? सिंपल सॉल्ट। सोडियम सल्फेट में का बेसिक रेडिकल क्या है? नाम बताइए बेसिक रेडिकल का फर्स्ट। हाउ मेनी? एक ही तो टाइप का है, टाइप पूछ रहे हैं, नंबर नहीं बोल रहे हैं, ओनली वन टाइप, राइट? और एसिड रेडिकल कितना? SO4 2 minus. This is also the example of what? This is also the example of simple
सॉल्ट। ये हो गया। अब लिखिए डबल सॉल्ट। कितना टाइप का बेसिक रेडिकल और कितना टाइप का एसिड रेडिकल? 2 टाइप ऑफ बेसिक रेडिकल एंड 1 टाइप ऑफ एसिडिक रेडिकल। करेक्ट है? बोलिए पोटास एलम, फिट करे पोटास एलम। फार्मूला क्या है? K2SO4 और बोलो भाई Al2SO4 K2SO4 Al2SO4 होल 3 डॉट कितना H2O 20 H2। सेट है? यहां देखिएगा, इसको बोलते हैं क्या है? पोटास एलम। और कॉमर्शियल नेम क्या है? फिटकरी, या जो भी इसको बोल सकते हैं। एक किसका काम करता है? एंटीसेप्ट, यस। और एनीवे याद रखिएगा, इसमें बेसिक रेडिकल कौन कौन सा? इसमें 2 सॉल्ट है भाई। कितना सॉल्ट है? तो पूरा कंपाउंड में, इन होल कंपाउंड बेसिक रेडिकल कौन कौन सा है? बोला करना है भाई, बोलने से ही तो पता चलेगा। क्वेश्चन भी मैं ही पूछ रहा हूं, आंसर भी मैं ही दे रहा हूं। K प्लस एंड L3 प्लस। एसिड रेडिकल कौन सा है? एसिड रेडिकल रहेगा SO4 2 माइनस। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ बेसिक रेडिकल एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ एसिड रेडिकल? 2 टाइप का। इसका मतलब आज के बाद सॉल्ट का में अगर 2 टाइप का बेसिक रेडिकल रहेगा और 1 टाइप का एसिड, तो क्या बोलेंगे? डबल सॉल्ट। करेक्ट है? तो 1 मिनट। ऑल एलम्स, नॉट ओनली पोटास एलम, ऑल जब जनरलाइज तरीके से इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं स्टूडेंट, तो हम लोग ऐसे चीज़ों को लिखते हैं कि दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ ऑल एलम्स। जनरल फार्मूला ऑफ, और उसमें से ए रहता है मोनोवैलेंट कैटायन। क्या रहता है? 2 टाइप का मेटल रहता है, एक मोनोवैलेंट और एक ट्राईवैलेंट। अब इसमें चेंज करते रहिए। पोटेशियम के जगह पे सोडियम ले लीजिए। ओह, एक तो इसका नाम चेंज करना चाह रहे थे स्टूडेंट, छोड़िए। एक का नाम दीजिए M2SO4 और एक का नाम दीजिए M-SO4। मेरा मेटल कौन सा रहेगा? M और M-। 24H2O। ये जितना भी एलम है सब सारे एलम का जनरल फार्मूला हो गया। और ऑल एलम्स में ये जो रहेगा वो कैसा रहेगा? मोनोवैलेंट कैटायन।
क्या रहेगा, और ए क्या रहेगा, ट्राईवैलेंट। तो अगर मेटल में बात किया जाए तो मोस्टली यहां पे रहता है अल्कली मेटल। मोस्टली कौन सा मेटल, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। सिर्फ एक जगह रहता है अमोनियम, NH4 प्लस, और उसमें सबसे ज्यादा फेमस कौन है, पोटासियम। ठीक है, इसको हटाया जाए, ये मैं जनरल फार्मूला लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है, हो गया एवरीवन? हाँ ना, कुछ बोलो भाई पीछे से। हो गया, ओके। देखिए, अच्छा किया कि संडे को 2 टॉपिक स्टार्ट किए। दोनों क्लास फिजिकल केमिस्ट्री का रहता था, कैलकुलेशन करते करते हालत खराब हो जाती है, नहीं अजीब सा होने लगता है। ऑर्गेनिक पढ़ाया जा सकता है नॉन स्टॉप। एक आध दिन हम लोग ट्राई करेंगे, सुबह से स्टार्ट करेंगे शाम तक, बीच में ब्रेक लेते रहेंगे। सुबह 8 बजे स्टार्ट किया, 8 से 10, 10, फिर 10:30 से 12:30, फिर 1 से 3। अभी नहीं करते हैं स्टूडेंट, नहीं भाई, अभी एडमिशन का टाइम है तो मुझे कुछ कुछ काम करते रहना पड़ता है सुबह आकर। चलिए, नहीं किया जाएगा, आराम से पढ़ेंगे सब कुछ सीखते हुए। टाइम देखा जाएगा, थोड़ा सिलेबस आगे पीछे होगा तो उस टाइम पे देखा जाएगा। चलिए यहाँ देखिएगा, ये जेई का क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेकिन जेई बोलने में भी डर लगता है, बोर्ड का भी मान के चल सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसका तो प्रॉपर मैं टेस्ट भी किया हूं। जब भी आफ्टर सेविंग यही लगाया जाता है सैलून वगैरह में, फिटकरी पोटासियम, तो इसका टेस्ट बिल्कुल खट्टा होता है, मुझे पता है। तो एक्चुअल में इसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होता है। क्वेश्चन ए था, ध्यान से सुनो भाई, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट, ऑप्शन में एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल क्या रहेगा। ये पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 2 बात पूछ लिया गया है। व्हाट द कैरेक्टर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट एंड हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कैरेक्टर। देखिए, यहां पे कोई H प्लस या OH माइनस है, नहीं है, बट 2 सॉल्ट तो है, करेक्ट है। ए सॉल्ट किसका कॉम्बिनेशन, बोलिए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट का सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। इसका मतलब दिस सॉल्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, दिस सॉल्ट इज, ए किसका सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज व्हाट, एसिडिक, राइट। और जो कैरेक्टर रहेगा उसके लिए उल्टा वाला रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो बोलिए, इसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक है तो एसिड रेडिकल रिस्पॉन्सिबल रहेगा या बेसिक रेडिकल, ड्यू टू Al3+। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे इतना सारा कटायन है, विच कटायन आर रिस्पॉन्सिबल, तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, Al3+। करेक्ट आंसर इज व्हाट। समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। यहां देखिएगा, मैंने क्या क्या चीजों को तोड़कर समझा। 2 सॉल्ट था तो पहले इसका बात कर लिया कि इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा रहेगा, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। क्यों, अभी जस्ट 3 लाइन लिखवाए थे, उसमें 1 लाइन ये भी था, स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ वीक बेस का एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है, राइट। लेकिन जो कैरेक्टर सॉल्ट के वजह से अगर सॉल्यूशन एसिडिक हुआ तो जो कैरेक्टर रहेगा उसका उल्टा वाला रेडिकल रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो कैरेक्टर क्या है, एसिडिक, तो रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, बेसिक रेडिकल। तो इसका बेसिक रेडिकल कौन था, Al3+ था।
हो जाएगा ना, करेक्ट। इसको हटाया जाए, हटाएं एवरीवन, ओके। इसका मेटालर्जिकल नाम बताइए। जो बच्चे मेटालर्जी फॉलो किए हैं, इसका मेटालर्जिकल नाम क्या? बोले कार्नेलाइट, नॉट क्रायोलाइट। क्रायोलाइट या कार्नेलाइट, इसका मेटालर्जिकल नाम है, पक्का मिला होगा भाई। क्रायोलाइट था या कार्नेलाइट था, या मिला ही नहीं? अच्छा, मिला है। आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का एकदम यकीन करो, ये बस एकदम 100% सत्यता के साथ बोल रहा हूँ, ट्रूथ के साथ। मेरा दिनचर्या का शुरुआत सुबह उठने के बाद अगर जब पढ़ने के लिए बैठा, आप यकीन करो कि सबसे पहला काम होता था मेरा 45 मिनट्स प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना, विदाउट एनी वन डे गैप। क्योंकि बाकी केमिस्ट्री पे मेरा अच्छा खासा पकड़ बन रहा था कि हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि बन जाएगा क्वेश्चन जे एडवांस का। प्योर इनऑर्गेनिक शुरुआत ही नहीं करते थे, क्योंकि प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें होता है ना एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, किसी दिन सुबह उठ के 3 आवर आप प्योर इनऑर्गेनिक पढ़ लो, पूरा दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, राइट। हर जगह पर रटने वाला सिचुएशन होता है, और हम लोग साइंस का स्टूडेंट है, सोचते हैं सब कुछ को समझ लें, राइट। तो कभी कभी चीज़ों को रटिए 2-4 बार, जान पहचान हो जाएगा तो समझ भी लीजिएगा। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा ही है, इसलिए इसको अगर मैं भी क्लास लेता हूँ ना, तो मेरा देखिएगा लेक्चर 1 आवर का रहता है। मैं ही बोर हो जाता हूँ, एक 1 आवर ज़्यादा पढ़ाते पढ़ाते बिल्कुल अजीब सा होने लगता है। तो 1 मिनट, इसका मतलब है कि आप लोग जो भी मतलब विदाउट ए सिंगल डे गैप, क्योंकि इसको आपको साइकिल में लेकर चलना पड़ेगा, जिस दिन पूरा कवर कर लेंगे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेटर रहेगा कि कोई ज़्यादा नहीं, 45 मिनट एकदम आप डिसिप्लिन रूटीन बनाइए। सुबह मैंने इसलिए बोला कि सुबह का शुरुआत, क्योंकि जब हम लोग सोकर उठते हैं तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा माइंड फ्रेश रहता है, तो रट सकते हैं, राइट। अब रटने के पहले इसको लिखना होता है, लिख कर रटिए। और एक बार आपने नोट्स बना लिया तो सेकेंड टाइम फिर बस अंडरलाइन कीजिए, बट पढ़ना डेली है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वीक में 2 दिन 3 दिन रखिएगा तो कभी अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, और नीट वाले बच्चों को तो 7 क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपके लिए तो और भी वरदान है भाई। आप एक बार देखिए, एक बार प्रैक्टिकल किसी चीज़ को खुद से प्रैक्टिकल करके तो देख लीजिए। खुद से प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं क्या? प्रैक्टिकल करके ये देख सकते हैं कि हम लोग एक बार नोट्स बना लिए, और नोट्स बनाने के बाद उसको बस 2 बार आप पढ़ लीजिए, ओनली 2 टाइम्स। 100% मेटालर्जी आपको लग रहा है ना सर आधा थोड़ा क्लाउडी कॉन्सेप्ट चला, राइट। एक्चुअल में इसको अगर 2 टाइम्स आप पढ़ लेते हो, डैम श्योर एक बात याद होने लगेगा। और 3rd टाइम क्या करना है, इस पर 100, 200, 300 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगा लेना है। और ऑब्जेक्टिव इसका नहीं अगर बनता है तो थ्योरी देकर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थ्योरी डायरेक्ट याद नहीं होगा, इसका रिवर्स प्रोसेस है, प्रॉब्लम बनाकर थ्योरी याद होगा। प्रॉब्लम बनाकर, इनऑर्गेनिक में तो इतना आसान है, इतना इजी कॉन्सेप्ट है, इसका क्वेश्चन सबसे फास्ट बनता है। लॉजिक याद है तो बनेगा, नहीं तो आगे बढ़िए। याद है तो बनेगा, नहीं तो टाइम नहीं खाएगा। और क्यों नहीं बनेगा भाई, जब सारा क्वेश्चन अगर हमसे बन रहा था तो आपसे भी बनेगा। ऐसा तो नहीं कि पोटासियम कुछ नया एलम बन गया है, सिलेबस तो और रिड्यूस कर दिया गया है, जो कि बहुत ख़राब बात है। आपको ऐसे लगता है कि शायद सिलेबस जैसे एस ब्लॉक नहीं है ना, बट एस ब्लॉक है, क्योंकि एस ब्लॉक में जो रिएक्शन है वो तो हैलोजन में भी है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो रिएक्शन ऐसे रिपीट होने लगेगा, इसलिए आप लोग सारा ब्लॉक पढ़िए। एनीवे, बोले क्या इसको भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। इसमें बेसिक रेडिकल कौन सा, बेसिक रेडिकल का नाम बताना है, कौन कौन सा है, K+ एंड Mg2+। एसिड रेडिकल कौन सा है, एसिड रेडिकल है Cl-। तो इसको किस कैटेगरी में रखा जाए, कार्नेलाइट इज एग्जाम्पल ऑफ
डबल सॉल्ट। ठीक है, इसको हटाए। लिखिए, याद रखिएगा, मिक्स सॉल्ट का डिफिनेशन जस्ट डबल सॉल्ट के उल्टा है। इफ एनी सॉल्ट has one basic radical and two AC radical. If any salt has one basic radical and two ब्लीचिंग पाउडर, इसको अगर तोड़ कर लिखिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CaOCl2 को CaCl माइनस OCl माइनस एंड काउंटर बाई Ca2 प्लस। तो बेसिक रेडिकल कौन है? कैल्शियम आयन। एसिड रेडिकल कौन सा है? Cl माइनस एंड OCl माइनस। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? मिक्स्ड सॉल्ट। तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट। अब लिखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, अब हम लोग चैप्टर पे आ जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। लिखिए ए कॉम्प्लेक्स और मेटल कॉम्प्लेक्स लिखते जाइएगा स्टूडेंट। प्लीज बात मत कीजिए, बढ़िया से लिखिए स्टूडेंट।
ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। क्या बोला गया है? कॉम्प्लेक्स और मेटल कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज अ स्पेसिस इन विच मेटल एटम और आयन इज बॉन्डेड बाय डोनेटिंग सम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू व्हाट? विच बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दैट्स वाई इस टॉपिक का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। करेक्ट है? एक मिनट, आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया है स्टूडेंट केमिकल बॉन्डिंग में। न्यू बैच के बच्चों को भी मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसका किया हूँ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यहाँ भी वीबीटी पढ़ना है, राइट? और यहाँ पे एक और हो जाएगा। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कौन कौन सा थ्योरी आया है? एमओटी, वीबीटी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ पे एक और थ्योरी आएगा सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट? और ये सब कुछ आपका एनसीईआरटी में है। एनीवे, तो वीवीटी में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है या ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो हम लोग क्या माने हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कैरेक्टर। वीवीटी में क्या माना गया है? वेव कैरेक्टर। और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। करेक्ट है? और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल में अगर एक्सल ओवरलैपिंग होता है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। लैटरल ओवरलैपिंग होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। और एक्सल ओवरलैपिंग किसके अलोंग? मॉलिक्यूलर एक्सिस। और लैटरल ओवरलैपिंग किसके अलोंग? परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर एक्सिस। इतना बात समझ में आ गया है? अब एक मिनट, इसको हटाएं, यहां तक लिख लिए। अब यहां देखना है स्टूडेंट, मान लेते हैं कि आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया अमोनिया, और यहाँ पे H प्लस, और अमोनिया और H प्लस आपस में कंबाइन हो गए, क्या बनेगा? NH4 प्लस। अब मॉडर्न थ्योरी मतलब NH4 प्लस बन गया है। इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन था क्या? बोलते ही नहीं है। नहीं था मतलब 1s0 था और वाइटल वैकेंट था, और इसके पास इसका ऑक्टेट फुलफिल है। इसका ऑलरेडी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 2 बचा हुआ है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, बट इसके पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बचा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और 1 कंप्लीट कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? और दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इसने डोनेट कर दिया, राइट? इसका और इसका हाइब्रिडेशन क्या था? sp3। क्या था? तो ए पेयर कहाँ था? sp3 का ऑर्बिटल में था। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा लोन पेयर था। sp3 लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट था? sp3 में। और ये 1s है वैकेंट, और ये आकर इसके साथ आकर बॉन्ड बना लिया। इसका मतलब है कि ओवरलैपिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन वैकेंट ऑर्बिटल एंड फुलफिल ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन वैकेंट ऑर्बिटल एंड फुलफिल ऑर्बिटल। और इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसको, और उस बॉन्ड से को सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो उसको मोटा मोटी हम लोग नाम क्या देते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पहले हम लोग समझ लेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड ही है, बट स्पेशल टाइप क्यों है? क्योंकि उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वन ऑफ द पार्टनर डोनेट बोथ इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर ऑफ। दूसरा क्या लेके आता है? खाली डब्बा। अरे क्या लेके जाता है? पूरा भरकर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। करेक्ट है? तो इसमें किसको लॉस किसको प्रॉफिट? किसको लॉस हो गया किसको प्रॉफिट हो गया? हाइड्रोजन को प्रॉफिट हो गया, नाइट्रोजन को लॉस हो गया। यहां देखिएगा, तो हाइड्रोजन अपने साथ एक इन लोग को चाहिए स्टूडेंट, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देते हैं। हाइड्रोजन अपने साथ चार्ज लेकर आ क्या था? प्लस। बट इस बॉन्ड बनने से, तो आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं,
अगर आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, एरो से, करेक्ट है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर दो एटम के बीच में आज के बाद ऐसा कोवलेंट बॉन्ड दिखाए हुए हैं जिसमें एरो दिया रहेगा, मतलब ये किसको इंडिकेट करता है, किस टाइप के बॉन्ड को। नहीं जानते तो आज बात जानिए कि इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, करेक्ट है। इसका मतलब कौन डोनर कौन एक्सेप्टर, ए क्या है और ए क्या है, एक्सेप्टर है। अब यहां से चैप्टर स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको बोलते हैं लुईस बेस, बोलिए यस। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको लुईस एसिड, करेक्ट है। ये क्या कहलाएगा, लुईस बेस, और ये क्या कहलाएगा, लुईस एसिड। बोलो भाई इसमें किसको प्रॉफिट किसको लॉस। अब मान लेते हैं कि इसके पास बिफोर चार्ज 0 था, बिफोर चार्ज क्या था, किसको प्रॉफिट किसको लॉस। तो अगर आप एरो को हटाकर प्रॉफिट और लॉस के टर्म में प्रेजेंट करना चाहते हैं, एरो को हटाकर प्रॉफिट और लॉस के टर्म में प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इस पे क्या देंगे, प्लस, और इसको क्या देंगे। इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस एरो वाले बॉन्ड को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, प्लस और माइनस के फॉर्मेट में, करेक्ट है। हो गया। तो हम लोग यहां पे थे स्टूडेंट कि अमोनिया ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया किसको, H प्लस को, करेक्ट है। अभी इस एरो के बदले क्या ऐसे लिख सकते हैं, इस पे क्या प्लस, इस पे क्या, ये माइनस किसके बदले, एरो के बदले, और ये प्लस किसके बदले अपने साथ लेकर आया था, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 0। तो अमोनियम में हाउ मेनी बॉन्ड, बोले 4। अमोनियम आयन में कितना बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। 4 में से कितना कोवैलेंट, 3, और एक क्या है, बट यहां पे नजर नहीं आएगा स्टूडेंट, सब सिमिलर दिखेगा। यहां पे अगर ऐसे पूछा जाता तो सब क्या दिखता, सिमिलर। बट यहां पे आउट ऑफ 4 कितना कोवैलेंट है, 3 कोवैलेंट, और एक क्या है, कोऑर्डिनेट है। और ऐसा क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में लिए थे, शायद याद आ गया होगा। मैं आप लोग से एक क्वेश्चन किया था, मैंने नहीं किया था, ये जेई का क्वेश्चन था कि अमोनियम क्लोराइड में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें ऑल टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग था। अमोनियम क्लोराइड में NH4 प्लस और Cl माइनस आयनिक बॉन्ड हो गया, और इसके अंदर क्या है, कोवैलेंट भी और कोऑर्डिनेट भी है। तो ऑल टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इसमें था, ठीक है। क्वेश्चन देखने से लगता है बहुत सिंपल है, बट वो लोग एक ही क्वेश्चन में पूरा ज्ञान चेक कर लेंगे कि आप ऊपर ऊपर सुपरफिशियल पढ़े हैं या पढ़कर थोड़ा बहुत अच्छे से आए हैं। हो गया ना, चलिए 1 मिनट। बोलिए यहाँ पे मैंने क्या लाइन लिखवाया, फिर से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो पहला लाइन लिखवाए हैं, ये लाइन तो लिखवाया था कि एक कॉम्प्लेक्स और मेटल कॉम्प्लेक्स। यहां देखिए स्टूडेंट, इट इज नॉट कंपल्सरी कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ऑलवेज मेटल रहेगा, कुछ नॉन मेटल भी हो सकता है। समटाइम्स क्या हो सकता है, 90% केस में मेटल ही रहता है, बट समटाइम्स नॉन मेटल भी हो सकता है, करेक्ट। इज डिफाइंड एज ए स्पेसिस इन विच मेटल एटम, जिसके बारे में हम लोग बात किए हैं, एटम और आयन इज बॉन्डेड बाई डोनेटिंग। इसका मतलब किसको डोनेट कर रहे हैं, इस मेटल को डोनेट कर रहे हैं, ये नहीं डोनेट कर रहा है, बॉन्डेड बाई डोनेटिंग, मतलब यहां पे कोई दूसरा उसको डोनेट कर रहा है,
करेक्ट है? कहने का इस सेंटेंस, इस लाइन में सेंटेंस है कि बॉन्डेड बाय डोनेटिंग सम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अदर, बाय भाया डोनेटेड बाय पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अदर भाया विच बॉन्ड? क्यों कोऑर्डिनेट बोला? यहां देखिएगा, जो डोनेट करने आ रहा है वो क्या बनाने जा रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड, बट वही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वही दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। इसका मतलब है कि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और दोनों इलेक्ट्रॉन वन ऑफ द पार्टनर अगर दे रहा है, इसका मतलब मेटल को क्या लेके जाना पड़ेगा? वैकेंट और वाइटल। बोलिए यस। जो आ रहा है पार्टनर वो क्या लेकर आ रहा है? फुलफिल और वाइटल, फुलफिल और वाइटल। तो इसके पास क्या रहना पड़ेगा? वैकेंट और वाइटल। और फुलफिल और वैकेंट से जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंडीशन क्या था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंडीशन था कि वैसा कोवेलेंट बॉन्ड इन विच वन ऑफ द पार्टनर डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एक ही पार्टनर दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरे को देने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब दूसरे वाला का जो ऑर्बिटल रहेगा वो क्या रहेगा? वैकेंट। और पहले वाला का ऑर्बिटल क्या रहेगा? फुलफिल रहेगा। करेक्ट है? इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो भी मेटल इन्वॉल्व है सेंटर में है और उसके साथ जो आकर बॉन्ड बना रहा है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका जो ये जो ऑर्बिटल देगा वो भरा हुआ देगा या खाली देगा? खाली देगा। करेक्ट है? ये समझ में आ गया? यहां देखिए, तो मेटल कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो भी मेटल रहेगा उसको कोई आकर देगा इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? और जो इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके राइट बॉन्ड बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे? लीजेंड नहीं भाई, लिगेंड। बोलिए एक दो बार, क्या पढ़ेंगे? लिगेंड। राइट? इसका मतलब इसके पास क्या रहेगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। राइट? इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो क्या बोल सकते हैं कि यहां पे जो बन रहा है बॉन्ड, इसमें ओवरलैपिंग बिटवीन, एक मिनट, ओवरलैपिंग बिटवीन फुलफिल और वाइटल ऑफ लिगेंड। आगे आप लोग बोलिए, फिल इन द ब्लैंक। एंड वैकेंट और वाइटल ऑफ मेटल। करेक्ट है? फुलफिल और वाइटल ऑफ लिगेंड एंड वैकेंट और वाइटल ऑफ मेटल। दिस कोऑर्डिनेट लिखा करो भाई, बस लास्ट 10 मिनट। देखिए, आप लोगों को देखकर मैं भी आजकल घड़ी देखते रहता हूं कि कब टाइम हो। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, मेरे दिमाग में सिलेबस का प्रेशर ऑलवेज चलते रहता है। दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू कल थोड़ा सा दिमाग मेरा शांत रहा। कल मैं गया था पीटीएम में नहीं, वो 1-to-1 वाला पीटीएम नहीं था। कभी कभी उन लोगों को अपना विचार प्रस्तुत करना रहता है तो ग्रुप में बैठाते हैं ऑडिटोरियम में। तो सेंट मैरिज में मैंने गया तो जो जो शब्द बोल रहे थे तो प्रॉपर लगता है कि मेरे ऊपर सेट कर रहा था, मैं उसको कोरिलेट कर पा रहा था कि मतलब मैं देखिए, वो लोग बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो प्रिंसिपल लोग होते हैं, और उनका लिटरेचर बहुत मजबूत रहता है। तो बाकी चीज़ जो बोलते हैं, कुछ बातें सूट नहीं कर रहा था। जैसे वो लोग बोल रहे थे, पेरेंट्स को मोटिवेट कर रहे थे कि अपने बच्चों को ट्यूशन सेंटर मत भेजिए तो ये मेरे अगेंस्ट जा रहा था, तो ये सूट नहीं कर रहा था। नहीं भेजिए तो पढ़ाइए, नहीं भेजिए तो उस लायक, उतना बच्चे हैं तो
इतना हाई फी रखते हैं यहाँ पे। कुछ कुछ स्कूल का फ़ी तो साल का 2 लाख 2.5 लाख भी है। एसी में चढ़ो, एसी में उतरो, एसी में रहो, और लाइफ में कभी टफ टाइम आया तो सर्दी फीवर हो जाएगा। एनीवे, बट उतना अगर हाई लेते हैं तो उतना हाई लेवल का फैकल्टी भी रखिए। तो क्वाइट ऑब्वियस, अगर उससे मेरा कैरियर पे खतरा होता है तो कोई बात नहीं है। स्कूल में ही अगर उस लेवल का फैकल्टी अगर आ जाए तो जो सब कुछ वहाँ पे ही, उनको वीक में 6 दिन केमिस्ट्री पढ़ाने का टाइम मिलता है भाई। स्कूल वालों को कितना टाइम मिलता है? 6 दिन। और मौका मिलेगा तो एक दिन में 2 केमिस्ट्री क्लास, तो 12 केमिस्ट्री क्लास अगर हम लोग को मिल जाए, कमाल कर देंगे। तब तो बच्चा ऐसे फ्लाई करते रहे केमिस्ट्री में, तो वो तो उनके पे डिपेंड करता था। तो 10 मिनट अटेंडेंस लगाने में लगाएंगे, रोल नंबर 1 2 3 4, उसके बाद थोड़ा टाइम बताएंगे, फिर उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे थोड़ा आप प्रॉपर अपने आपको ग्रूम करके डेवलप करके तब बोर्ड पे आइए। कितना टाइम लगेगा? 1 साल कोई अच्छे से पढ़ ले, सेल्फ स्टडी कर ले, तब टीचर बने। मोटा मोटा आपके पास नॉलेज है, जैसे मुझे अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गया है कि मुझे फिर से अपने आप को रिवाइव करना पड़ेगा सब्जेक्ट में। 2005 से पहले तक का सारा एडवांस का क्वेश्चन लगाया हुआ है। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि 2006 तक 7 से दोबारा बनाऊँ, सारे क्वेश्चन को नोट्स बनाऊँ, ताकि हर कोई भी स्टूडेंट आए तो 2 मिनट में सॉल्व करके भेज दे। बहुत सारा काम रहता है ना, लेकिन सेल्फ स्टडी का थोड़ा टाइम मेरा छूट गया है। तो फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें और भी, जो कंपटीशन है उसमें और लेवल तक मुझे पढ़ना चाहिए। एक बार फिर से मुझे एरोडोप लगाना चाहिए, खुद के लिए, दूसरे के लिए नहीं। मतलब मेरा सब्जेक्ट रिफ्रेश हो जाए। एनीवे, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट अच्छा कब बनते रहेगा जब यहाँ पे फिजिक्स में अब मुझे एरोडोप का क्वेश्चन लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है। अगर वैसा क्वेश्चन लेने से बचता हूँ, क्योंकि उतना टफ क्वेश्चन लेंगे तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ही नहीं। एनीवे, तो लोग बोल रहे थे, सबसे पहले उनका टॉपिक था अनफॉरगिवनेस। मतलब वो इस पर कम से कम 20 मिनट बोले कि जैसे पेरेंट्स के बीच में झगड़ा होता है ना, तो हम लोग माफ़ करना नहीं जानते हैं। झगड़ा हो गया तो भाई 1 आध दिन रखे झगड़ा, फिर दूसरे दिन कम से कम बात कर ले, क्षमा कर दे, फॉरगिवनेस पे। और बोले थे कि ऐसा करने से आपके बच्चे पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते रहता है, क्योंकि घर का माहौल अगर ठीक नहीं रहेगा। मतलब ये मैं खुद से भी कोरिलेट कर रहा था कि बात बात पे हम लोग आपस में क्या कर लेते हैं, इतना ना शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं काम के प्रेशर में, कुछ भी कोई भी लोग, तो उसमें आपस में ये नहीं सोचते हैं कि बच्चा भी बगल में है। उसको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बोले कि भाई हम लोग क्या सोचते हैं ना कि परफेक्ट फैमिली, तो ये सिर्फ आइडियोलॉजी है। कोई भी घर में बोला कि मैं एकदम परफेक्ट फैमिली है, सब कुछ एकदम सही चल रहा है, हर दिन एक नया स्ट्रगल है, तो उसमें आप परफेक्ट चीज़ को छोड़ दीजिए और सोचिए कि जो है उसी में काम चलाना है। प्लस माइनस, अगर परफेक्ट कोई इंसान ही हो जाएगा तो परफेक्ट वही हो सकता है, परफेक्ट तो भगवान ही हो सकते हैं। इंसान कहाँ परफेक्ट हो, सब में प्लस माइनस है, सब में कमी है। अब लोग उस कमी को ज़्यादा जोड़ते रहेंगे, और उसके अंदर जो अच्छाई है, किसी को एक्सेप्ट करना है तो उसका सब कुछ साथ में एक्सेप्ट करना चाहिए। तो एक्चुअली मेरे साथ अभी टोटल मोटा मोटी यही होते रहता है। अब मेरा जो काम करने का सिचुएशन है उसमें है कि सुबह शाम तक काम करना है। तो पहले जब तक सब कुछ सही चलते रहता है तब तक उनको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही आपका थोड़ा प्लस माइनस होने लगेगा तो फिर वो आपके काम में देखने लगेंगे कि अच्छा आप क्या काम करते हो। मतलब इसलिए सबसे पहले नहीं, कुछ भी हो भाई, अपने आइडियोलॉजी से मैं तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाता हूँ, चाहे मेरा ABCD भाई हो, बहन हो, वाइफ हो। मेरा जो काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, राइट, अपने काम पे कोई इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो वही सेम सिचुएशन मेरा है। अब उन लोगों को क्या फील होने लगा है कि ये तो मेरा घर का काम है, कैटलिस्ट कोचिंग है तो ठीक है, आपका तो घर का है, आप मैनेज कर सकते हो। भाई घर का नहीं है। कोई भी अगर आप छोटा भी इंटरप्राइजेज को आप चला रहे हैं तो आपको लगता है कि उसका आप मालिक हैं, एक गलत कॉन्सेप्ट है। आप उस इंटरप्राइज का सबसे बड़ा नौकर हैं कि हर काम के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। सर चाय का सामान ख़त्म हो गया, अब वो आप ही को बोला जाएगा। प्लस से माइनस हर एक चीज़, AC नहीं चल रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसका मतलब सबसे बड़ा आप काम करने वाला हो, उसमें आपको सुबह से शाम तक उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ता है। तो मेरा सिचुएशन चल रहा है पैरेलली। लेकिन फिर भी आप, बहुत सारा पॉइंट था तब सुन के मुझे अच्छा लगा कि ऐसा सेशन होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड काउंसलिंग। तो जो भी था पेरेंट्स को समझाया, शायद उनको कुछ लग रहा होगा। वो लोग तो बच्चे से पूछते रहते हैं ना, पूछते हैं, बच्चा कोई अनयूजुअल बिहेवियर करने लगता है तो वहाँ से लगता है कि पेरेंट्स को आकर मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। एनीवे, तो यहाँ देखिए, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट,
ओवरलैपिंग ऑफ फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ किसका? लिगेंड। इसका मतलब डैम से जो लिगेंड रहेगा उसके पास एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा, एंड वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। करेक्ट है? चलिए यहां तक हो गया। यहां देखिए, अब यहां से लॉजिक लगाते हैं। बोलिए, इस मेटल के साथ मैंने कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया? सेम मेटल के साथ 6। तो इस मेटल को कितना वैकेंट और वाइटल प्रोवाइड करना पड़ेगा? 6। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए 1 वैकेंट, तो 6 के लिए 6 वैकेंट। करेक्ट है? कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा? 6 प्रोवाइड करना। लॉजिक है ना? इसका मतलब यहां पे पूछा जाएगा कि दिस में से जो जिसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, राइट, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला रहेगा उसको आज के बाद बोलेंगे सेंट्रल एटम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलेंगे? तो इसका नाम क्या रहेगा? सेंट्रल एटम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है? तो स्टूडेंट, अगर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता तो कितना वैकेंट और वाइटल? 2। वेरी गुड। 3 तो 3, 4 तो बोलते रहिए, 5, 6, 7। 7 तक आप सोल्यूशन है ही नहीं, यहाँ पे 6 तक ही चलेगा। कितना तक चलेगा? 6। अब एक और लॉजिक देखिए, कितना बढ़िया समझ में आ जाएगा। जितना वैकेंट और वाइटल मेटल यहाँ प्रोवाइड करेगा सब हाइब्रिडाइज रहेगा। क्या रहेगा? हाइब्रिड वैकेंट और वाइटल रहेगा। बोलिए, हाइब्रिड वैकेंट और वाइटल। तो अगर मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहेगा तो कितना हाइब्रिड वैकेंट और वाइटल? आगे लिखवाएंगे, ऑल आर हाइब्रिडाइज। ठीक है? 2। तो 2 हाइब्रिडाइज और वाइटल के लिए हाइब्रिडेशन क्या रहेगा? sp। बोलिए, क्या रहेगा? 3 वैकेंट और वाइटल अगर प्रोवाइड कर रहा है, देन हाउ मेनी हाइब्रिडाइज और वाइटल? 3। तो उस 3 के लिए क्या रहेगा? sp2। 4 रहेगा तो sp3 या dsp2, दोनों अब यहां पे चलेगा, sp3 और ds। करेक्ट है? 5 sp3d या dsp3। करेक्ट है? 6 sp3d2 या d2sp3 भी यहां पे चलेगा, उल्टा भी रहता है। बट इतना तो समझ में आ गया कि जितना वैकेंट और वाइटल रहेगा उस ऑल आर हाइब्रिडाइज, और वो आपस में क्या रहेगा? प्योर फॉर्म में रहेगा या हाइब्रिडाइज के फॉर्म में रहेगा? हाइब्रिडाइज के फॉर्म में रहेगा। तो आज जस्ट बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जस्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है? यहां से नेक्स्ट संडे को क्लास स्टार्ट होगा। अभी जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सेकेंड क्लास आए हैं वो मुझसे लेके जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसको अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना, अपने पास रखिएगा। इसका जब रियल टाइम आएगा तो मैं खुद बता दूंगा।